जय हिंद दोस्तों, आप सबका ऑनलाइन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। उम्मीद है पीछे जो क्लासें हुई हैं, जो भी लेक्चर हुए हैं, चाहे वो सौरमंडल का हो, चाहे ब्रह्मांड का हो, चाहे गैलेक्सी का हो, आप सबको बहुत बहुत समझ में आया होगा और नोट्स भी आपने बनाए होंगे। चलिए आज देखते हैं अक्षांश और देशांतर। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो भाई अगर कहा जाए अक्षांश से क्या तात्पर्य है, अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, इन्हें क्यों खींचा गया है, तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई, पृथ्वी के ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई समानांतर, खींची गई पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? अक्षांश कहते हैं। ये क्यों खींची गई हैं? तो इनका मुख्य उद्देश्य है ग्लोब पर या मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की वास्तविक स्थिति को जानना, स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। तो बिल्कुल ये बेसिक है भाई, आपको ये जानना आवश्यक है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के ग्लोब या मानचित्र पर खींची गई पूर्व से पश्चिम समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वास्तविक स्थान, किसी स्थान को की वास्तविक स्थिति को जानना। ठीक है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, उस पर किसी भी स्थान को वास्तविक स्थिति जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। आइए चित्र के माध्यम से हम लोग इसको और बढ़िया से समझते हैं और यहीं से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मकर रेखा कैसी रेखा है, कर्क रेखा कैसी है, विषुवत रेखा कैसी रेखा है, आर्कटिक वृत्त कैसा है, अंटार्कटिक वृत्त कैसा है, पृथ्वी के ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। तो आइए इन सब प्रश्नों को देखते हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी का ग्लोब है, प्रतिरूप है। 0 डिग्री हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि पूर्व से पश्चिम की ओर। आइए यहाँ जान लेते हैं, किसी भी ग्लोब या मानचित्र पर दिशाओं को कैसे जानते हैं भाई? ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है। अब यहाँ से आपको और आसान हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम
विषुवत बाद में बताएंगे, पहले यहाँ समझिए भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं भाई इसे? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो काल्पनिक रेखा है, इसने ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया, गोले को 2 भागों में बांट दिया। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। गोले का आधा हिस्सा भाई गोलार्ध कहलाता है। तो हमारी पृथ्वी भी ग्लोब के रूप में, प्रतिरूप के रूप में देखते हैं हम लोग उसे। और यहाँ पर 0 डिग्री ने ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है। अब इसी रेखा से केंद्र के से बिंदु मानकर हर 1 डिग्री पर कोण बनाती हुई समानांतर रेखाएं मानी गई हैं। 1 डिग्री का कोण बनाती हुई दोनों गोलार्धों में रेखाएं खींची गई हैं। दोनों गोलार्धों में रेखाएं खींची गई हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर। ठीक है भाई, 1-1 डिग्री के अंतराल पर दोनों गोलार्धों में रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। इस तरह से दोनों गोलार्धों में 1-1 डिग्री के अंतर पर कोण बनाती हुई रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस तरह से, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव तक, नॉर्थ पोल तक कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इस तरह से अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है भाई? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। ध्यान सुनिएगा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या यहाँ पर क्या हो रही है? यानी 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, यहाँ पर ध्रुव तक और यहाँ तक 90 अक्षांश रेखाएं, कुल कितनी हो गई? 180 हो गई। यदि 0 डिग्री को भी इसमें जोड़ लें तो अक्षांश रेखाओं की संख्या, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको भी ऐड कर लें तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 181। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 181 भूमध्य रेखा के साथ में। आइए और देखते हैं। अब चूँकि जो 90 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची है वो एक बिंदु में परिवर्तित हो जाती है, यहाँ पर इस प्रकार से एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए एक छोटा सा फिगर यहाँ बनाए हम, और इस तरह से ये विषुवत रेखा हो गई, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। तो यहाँ तक इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं और अंत में जो 90 डिग्री होता है दोनों गोलार्धों में, वो क्या बन जाता है भाई? एक बिंदु के रूप में बन जाता है। तो इसे हम रेखा नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? इसे हम रेखा नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर 90, ये अंत वाली यानी 90 डिग्री को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई 89, यानी 9 9 8 और 8 8 16, 16 1 17, 178। साथ में हम 0 डिग्री को भी जब ऐड करेंगे तो टोटल संख्या बनकर आएगी 179।
अब आपको यहाँ पर भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है, केवल समझना है कि भाई जब हम वृत्त और रेखा की बात करेंगे तो क्या एक्चुअल में ये ग्लोब पर खींची गई जितनी भी रेखाएं हैं वृत्त हैं कि रेखा हैं? आइए समझते हैं। जब हम पृथ्वी के ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब पर इन अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर ये वृत्त होंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और गोल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाती हुई रेखा जब खींचेंगे तो क्या बन जाएगी? वृत्त बन जाएगी। और वहीं जब किसी हम प्लेन सतह पर कोई मानचित्र बनाएंगे, विश्व का मानचित्र बनाएंगे तो वहाँ पर ही हमें क्या दिखेंगी? रेखाओं के रूप में दिखेंगी। इसीलिए हम प्रायः इन्हें रेखा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त, अक्षांश वृत्त है। ठीक है। तो जब वृत्त की बात की जाएगी, आपसे पूछेगा पृथ्वी के ग्लोब पर वृत्तों की, अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 179 यानी 179। और जब आपसे पूछेगा पृथ्वी के ग्लोब पर या मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 181। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी से आगे और प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न बनता है? यहीं से एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी के ग्लोब पर कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पृथ्वी के ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? अब आप सोचिए, कोई एक गोल गेंद है, गोल गेंद में मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, इसमें हम ऐसे रेखाएं खींचते हैं 0 डिग्री, 1-1 डिग्री पर रेखाएं। ठीक है भाई, ऐसे। तो इस गोल गेंद में या गोल ग्लोब में सबसे बड़ा वृत्त, ये वृत्त क्या है? पूरा उधर से घूम के आ रहा है, तो ये वृत्त क्या है? सबसे बड़ा वृत्त क्या हो जाएगा? भूमध्य वृत्त हो जाएगा भाई। पृथ्वी के बीचों बीच में जो वृत्त खींचा गया है उसे हम क्या कहेंगे? उसे सबसे बड़ा वृत्त कहेंगे। तो आपसे आंसर पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई पृथ्वी के ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो भूमध्य वृत्त है सबसे बड़ा वृत्त। पहली बात, सबसे बड़ा वृत्त काहे होगा भाई? क्योंकि ये बीच में है ना। बाकी सब वृत्त क्रम वाइज छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है। और सबसे छोटा वृत्त कौन सा जाएगा? ध्रुवों पर हो जाएगा, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। ठीक है। अब आइए देखते हैं, अक्षांश रेखाओं में कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हम नाम से जानते हैं, बाकी सबको नाम से नहीं, उनकी डिग्री, उनके अंश के आधार पर जानते हैं। चूँकि 180, 181 और 189 अक्षांश रेखाओं को नाम से जानना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्हें हम उनकी डिग्री से पहचानते हैं। लेकिन कुछ अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जिनको हमें नाम से भी जानना है और जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो भाई हमने अभी आपको बताया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अब विषुवत रेखा ने 2 भागों में ग्लोब को बांट दिया। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 1-1 डिग्री पर रेखाएं खींची गई हैं। तो 1-1 डिग्री पर चलते हुए जब हम पहुंचेंगे 23.5 डिग्री पर, तो 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा।
फिर 23.5 के बाद उत्तरी गोलार्ध में ही जब हम 66.5 पर पहुंचते हैं तो वहाँ जो रेखा मिलती है उसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त एक्चुअल में ये सब वृत्त है, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं और 23.5 डिग्री पर जो रेखा हमें मिलती है उसे कहते हैं मकर रेखा। फिर आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ही 66.5 पर जो रेखा मिलती है उसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक, ठीक है। ये आपका विषुवत वृत्त है। विषुवत। इन 5 अक्षांश रेखाओं को हमें नाम से जानना है। कौन कौन सी? आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा या वृत्त, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, मकर रेखा या मकर वृत्त और आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों गोलार्धों में डिग्री एक ही है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और ये भी उत्तरी गोलार्ध। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या होगा? मकर रेखा। फिर आपसे पूछेगा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कर्क रेखा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क, मकर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और विषुवत। अब चूंकि प्रत्येक अक्षांश रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है और दोनों के बीच में समानांतर दूरी होती है, ये रेखाएं समानांतर हैं, तो दूरी की अगर बात करें तो एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर मानी गई है। कितनी भाई? 111 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे पृथ्वी के ग्लोब पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाती हुई खींची गई हैं। कैसे खींची गई भाई? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी यानी उत्तरी ध्रुव। चलिए चित्र में देखते हैं। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, ठीक है। अक्षांश देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है ग्लोब पर किसी भी स्थान का समय ज्ञात करना, समय जानना। क्या जानना भाई? समय। आपसे आंसर क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा भाई?
कि ग्लोब पर समय जानने के लिए किन रेखाओं का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए देशांतर रेखाओं को पढ़ते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? किसी भी स्थान के समय को जानना। अब पृथ्वी के ग्लोब के बीचों बीच में जो देशांतर रेखा खींची गई है उसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। जिस प्रकार से अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा गया, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? ग्रीनविच कहते हैं। यह रेखा ग्रीनविच के लंदन में ग्रीनविच के पास से निकली है। ठीक है, अब इस रेखा ने भी ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध। आप दिशाओं के बारे में भाई आपको बताया हमने कि ये दिशा पूर्व की है और ये पश्चिम की है, ये उत्तर की और दक्षिण की है। तो ये हिस्सा क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध आधा हिस्सा पूर्व का गोला, आधा हिस्सा पश्चिम का गोला। ठीक है, अब पश्चिमी गोलार्ध में इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं, जिन्हें दोनों गोलार्धों में खींचने के बाद इस गोलार्ध यानी पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर, दोनों की कुल संख्या हो जाती है 360। 360 यानी कोई भी वृत्त कितने डिग्री का होता है भाई? 360 डिग्री का होता है। एक एक डिग्री पर कोण बनाती हुई रेखाएं खींची गई हैं, वृत्त बनाती हुई रेखाएं खींची गई हैं, जिनकी संख्या दोनों गोलार्धों को मिलाकर कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हालांकि एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि देशांतर रेखाओं संख्या कितनी है, बस आपको याद रखना है कि पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं। मध्य में जो देशांतर रेखा है उसे ग्रीनविच कहते हैं और मध्य के ठीक विपरीत में इस प्रकार से इधर जो रेखा है, जैसे यहाँ पर अगर एक फिगर बनाया जाए, इधर इसी में आइए देखते हैं, ये जो रेखा है इसके विपरीत ये आपकी यही 180 है, यानी कि 0 डिग्री के ठीक विपरीत, 0 डिग्री के ठीक विपरीत में कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा है। अब यह रेखा एक में मिल जाती है और इसे कहते हैं 0 डिग्री ईस्ट, 180 0 डिग्री ईस्ट, और इसी को 180 वेस्ट भी कहते हैं, 0 डिग्री वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, जबकि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 ईस्ट भी है, 180 वेस्ट भी है।
और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है भाई? 0 डिग्री देशांतर, जो ग्रीनविच के पास से निकलती है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे इसी में कि पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है भाई? 24 घंटे का होता है। तो दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है? 28 घंटे या 32 घंटे क्यों नहीं हो जाता है? ठीक है, अगली बात इसी में पढ़ेंगे। हम लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो सूर्य उदय होने से पहले ही हमें कुछ प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो उस प्रकाश को क्या कहते हैं? कितने डिग्री पहले, कितने देशांतर डिग्री पहले वह प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है और उस प्रकाश को क्या कहते हैं? अब कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी 24 घंटे कैसे होते हैं, प्रकाश क्या कहलाता है वो। ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश प्रकाश बन जाता है, देशांतर प्रकाश बन जाता है। अगली क्लास हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।